हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर सेकंड है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका अगला लेक्चर है। सभी लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहां से अच्छे से अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, वीडियो को वॉच कर के। और आपके जो दोस्त हों उनके पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपनी तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से और अच्छे ढंग से कर पाएँ। और यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है ना, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्यारा सा नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसमें आपका अगला जो हेडिंग आएगा वो आएगा, इसमें हमारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि इसमें मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे होता है। हेडिंग क्या डालेंगे, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ठीक है। मेन हेडिंग रहेगी हमारी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखें तो जो मिश्रण से घटकों का पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनको प्रयोग करना क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कोई मिश्रण है, मान लीजिए अगर आपके कह दें कि सर जल और चीनी का मिश्रण है, अगर जल और चीनी का मिश्रण है तो उसमें से जल को अलग करना है और आपको किसको अलग करना है, चीनी को अलग करना है। और उनके बारे में क्या हमें जानकारी कोई प्राप्त करनी है कि चीनी में क्या क्या गुण पाया जाता है, जल में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है चीनी और हम लोग जल को कहीं ना कहीं अलग करेंगे, तभी हमें उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं। अधिकांश जो पदार्थ हैं प्राकृतिक हमारे, वो रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं, अर्थात ये मिश्रण होते हैं। अर्थात ये हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रण होते हैं, ठीक ना। और मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कौन कौन सी विधि होती है। तो पहली होती है वाष्पन विधि। पहली क्या होती है, वाष्पन विधि, यानी कि वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का पृथक करना। वाष्पन विधि में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया कोई भी बीकर हो गया, बीकर में क्या है, जल है। इसमें हमारा जल और चीनी का घोल है, जल और किसका, चीनी का घोल है। तो अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे,
हीट करेंगे आग की सहायता से, आग देंगे जब इसको, तो जाहिर सी बात है इसमें जो जल होगा वो वाष्पशील है और चीनी हमारा क्या है, अवाष्पशील है। तो जल हो जो वाष्पशील के द्वारा वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा और चीनी हमारा इसे पात्र के तले के नीचे बैठे रहेगा कि नहीं। तो इसमें कह सकते हैं कि इस विधि में वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक को पृथक किया जाता है। अवाष्पशील घटक को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ओके, अर्थात हम कह सकते हैं किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे वाष्प में परिवर्तित होना ही वाष्पन कहलाता है तथा पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे ही वाष्प या गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है तथा पदार्थ को वाष्पशील पदार्थ कहते हैं तथा उस पदार्थ को वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और इस विधि में वही मैंने बताया कि वाष्पशील घटक से अवाष्पशील को पृथक किया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है। अगला होता है मेरे प्यारे बच्चों अपकेंद्रीकरण, और इस वीडियो में ये हम आपको पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे आज। अगला क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, अगला आता है आपका अपकेंद्रीकरण, यानी हमारा अपकेंद्रीकरण होता क्या है। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, जब दो घटकों जिनके घनत्व में अंतर होता है तो उन्हें हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब सघन कणों पर अपकेंद्री बल कार्य करता है तो उन्हें तली के जाने के लिए प्रेरित करता है तथा हल्के कण क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें वॉशिंग मशीन में, देखिए जब गीले कपड़ों को नीचे भिगोया जाता है, निचोड़ा जाता है, तो वो सब जो होती हैं हमारा अपकेंद्रीकरण का एक उदाहरण होता है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब दो घटकों के घनत्व में अंतर होता है तो उन्हें अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे कि अभी जो मट्ठा मारा जाता है उसमें भी हमारा अपकेंद्रीकरण विधि का ही वहाँ पे हमारा नियम लागू होता है। ठीक है। अगला आपका आता है हमारा ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन क्या है, आप लोगों ने वो देखे कपूर को जलाया जाता है ना, जब कहीं पे आपको वो किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आरती। जब भगवान की आरती की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि
जो कपूर होता है वो ठोस से सीधे द्रव में बदलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या कहते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे किस में परिवर्तित होना, गैस में परिवर्तित होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है ना। तथा ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपतज पदार्थ कहते हैं। तथा ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतज पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन में कौन कौन से हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा आता है कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है ना। ये जितने भी होते हैं ये हमारे ऊर्ध्वपातन होते हैं या फिर ऊर्ध्वपतज पदार्थ होते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक और आता है इम्पॉर्टेंट में, उसको भी लिख लेते हैं, तब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक आता है आपका आसवन। क्या आता है, आसवन। ये आसवन क्या होता है, तो दो घुलनशील द्रवों को पृथक करना ही आसवन कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे दो घुलनशील द्रवों को पृथक करना आसवन कहलाता है। ठीक है ना। इसी में एक और आता है प्रभाजी आसवन। ये प्रभाजी आसवन क्या होता है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करना प्रभाजी आसवन कहलाता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जितने भी पॉइंट थे हमने कवर करा दिया गया है, और आपके जो भी बचा है सब चीज़ हम लोग करा दिए हैं। और आपका जो बचेगा उसको हम आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो उसको भी क्लियर करवा देंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय को, या फिर जो इसमें अगर बचा है तो उसको भी करवा देंगे, अगर नहीं बचा है तो हम लोग अगले लेक्चर में अगले अध्याय को डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।